दोस्तों लास्ट सेशन में हमने हाई कोर्ट्स के बारे में कई सारी चीज़ें देखी थी। हमने हाई कोर्ट के बैकग्राउंड को देखा था। हमने फिर हाई कोर्ट के कंपोजिशन को देखा था और ये भी देखा था कि किस तरीके से हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट के जजेस के क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए इसको भी देखा था। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशंस के साथ कंपेयर भी किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का जो प्रोविजन है जो हमें सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलता है वो हाई कोर्ट में नहीं था। ठीक है। इसके साथ साथ आप ये हमने ये भी देखा था कि हाई कोर्ट के जजेस को ओथ कौन दिलवाता है, उनको सैलरीज कहाँ से मिलती है। अब सैलरी के बारे में मैंने आपसे दो चीज़ें बताई थी। मैंने आपको पहला कि सैलरी कितनी मिलेगी इस बात का डिटरमाइनिंग अथॉरिटी होता है वो पार्लियामेंट होता है। बट उस सैलरी का पेमेंट जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होता है ना। ये अब मैंने आपको बताया था। लास्ट में हमने देखा था कि हाई कोर्ट के जजेस का टेन्योर कितना होता है, उनको रिमूव करने का क्या प्रोसेस है, और साथ ही साथ उनको ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है, हमने ये भी देखा था। तो लास्ट सेशन में हमने इतनी सारी चीज़ें कवर की थी और आज के सेशन में हम उससे आगे की चीज़ें देखेंगे जो भी इस चैप्टर में मैंशनड है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। तो दोस्तों आज के सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे एक्टिंग जज, एडिशनल जज, इसी को हम एडहॉक जज भी कहते हैं, और रिटायर्ड जजेस के बारे में। तो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। दोस्तों इन तीनों टाइप के जो जजेस हैं इसके बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है कि इसको अपॉइंट कौन करता है, हु अपॉइंट देम। ठीक है, ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करता है। बट प्रेसिडेंट जब भी किसी हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस को एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है तो तीन सिचुएशन होना चाहिए। तो उन्हीं तीन सिचुएशन में वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। वो तीन सिचुएशन क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला कि उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है वो वेकेंट होना चाहिए, यानी खाली होना चाहिए। दूसरा, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस टेम्पररी पीरियड के लिए अब्सेंट होना चाहिए। और तीसरा, जो चीफ जस्टिस है वो अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करने में सक्षम नहीं हो, अनेबल हो। तो इन तीन सिचुएशन में आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास इस बात की पावर है कि वो हाई कोर्ट के ही किसी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। दूसरा है आपका एडिशनल जज, या इसी को हम एडहॉक जज कहते हैं, और एक्टिंग जज। अब इनमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हाई कोर्ट के जो काम होते हैं, हाई कोर्ट के जो केसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इस बढ़े हुए काम को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए प्रेसिडेंट एक ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एडिशनल जज के तौर पे या एडहॉक जज के तौर पे अपॉइंट कर सकता है। अब आपको ध्यान मैंने क्या रखने को बोला था, इस एडहॉक जज या एडिशनल जज को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं एक्टिंग जज की। अब कभी कभी क्या होता है कि हाई कोर्ट में कोई जज टेम्पररी पीरियड के लिए अब्सेंट हो जाता है, या सडनली कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उनको आ जाती है कि उनको अब्सेंट होना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को हाई कोर्ट के जज के एक्टिंग जज के तौर पे अपॉइंट कर सकता है, अगर हाई कोर्ट का कोई भी जज अब्सेंट है तो। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ क्वालिफाइड पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन, इसका क्या मतलब है दोस्तों? क्वालिफाइड पर्सन का मतलब है कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किए हैं उन क्वालिफिकेशंस को ये पर्सन पूरा करता हो, उसके पास ये सारे क्वालिफिकेशंस हो, तभी उसको या तो एडिशनल जज या फिर एक्टिंग जज के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। और साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। तो अभी आपने क्या देखा, चाहे एक्टिंग चीफ जस्टिस हो, चाहे एडिशनल या एडहॉक जज हो, चाहे एक्टिंग जज हो, इन तीनों का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको बार बार ये प्रेसिडेंट पे क्यों जोर दे रहा हूँ, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप रिटायर्ड जज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सॉरी। अब उससे पहले आपको एडहॉक जज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया, उसके बारे में आपको जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि एडहॉक जज का जो नंबर होता है वो हाई कोर्ट में टोटल जितने जजेस हैं उनके 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले क्या प्रोविजन था कि अगर हाई कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट में, चाहे वो देश का हो, चाहे वो किसी स्टेट का हो या किसी यूनियन टेरिटरी का हो, किसी भी हाई कोर्ट में अगर मिनिमम वैकेंसी 20% है
तभी जाके पहले एडहॉक जज की नियुक्ति हो पाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब अगर किसी हाई कोर्ट में 20% से कम वैकेंसी है तो भी एडहॉक जज का अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं जिनके बारे में यू शुड नो। तो हमने एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में देखा, हमने एडिशनल या एडहॉक जज के बारे में देखा, हमने एक्टिंग जज के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं रिटायर्ड जज के बारे में। देखिए, किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी रिटायर्ड जज से टेम्पररी पीरियड के लिए किसी हाई कोर्ट में काम करने के लिए कह सकता है। बट ऐसा करने के लिए उसको प्रेसिडेंट का प्रीवियस कंसेंट चाहिए होगा। साथ ही साथ वो जिस रिटायर्ड पर्सन को एज अ हाई कोर्ट जज काम करने के लिए बुला रहा है उसका भी कंसेंट जरूरी होता है। तो मैंने आपको जब एडिशनल जज या फिर एडहॉक जज और एक्टिंग चीफ जस्टिस और एक्टिंग जज बताया था, तो वहां भी मैंने आपको क्या बताया था कि कौन उनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। बट रिटायर्ड जज को किसी हाई कोर्ट के अंदर काम करने के लिए कौन अपॉइंट करता है, जो चीफ जस्टिस होता है उस हाई कोर्ट का वो। इसलिए मैं बार बार प्रेसिडेंट पे जोर दे रहा था। तो आई होप इन तीनों जजेस के बारे में जो भी मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब हम दोस्तों बात करेंगे हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने वाले प्रोविजंस के बारे में। देखिए, जब इस चैप्टर को मैंने शुरुआत किया था तो फिर मैं वहां भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी फेडरल सिस्टम में फेडरलिज्म अच्छे से काम करे, फेडरलिज्म का जो फंक्शन है वो ढंग से चलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि उस देश में जहाँ पे फेडरल सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है उस देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। बिकॉज जब भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तब वो किसी ना किसी के प्रति बायस्ड हो जाएगी, चाहे वो सेंटर की यूनिट हो चाहे वो स्टेट की यूनिट हो। तो ऐसे में जो फेडरलिज्म का हमारा ताना बाना है वो कमज़ोर पड़ जाता है ना। तो हाई कोर्ट भी चूंकि हमारे जुडिशरी का एक अहम पार्ट है, तो इस वजह से हाई कोर्ट का भी इंडिपेंडेंस हमारे फेडरलिज्म वाली व्यवस्था में इंश्योर होना चाहिए। तो हमारे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हैं जो इस बात को इंश्योर करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस का जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है ये खुद इस बात को इंश्योर करता है कि हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस या फिर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। एग्जीक्यूटिव का डिस्क्रिशन जो है वो कर्टील हो जाए। क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन होते हैं, सीजेआई +2 सीनियर मोस्ट जज, ये होता है हाई कोर्ट का कॉलेजियम। तो उनको अपॉइंटमेंट करने का जो तरीका है वो अपने आप में इनके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। दूसरा जो प्रोविजन है जो इनके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। यानी हाई कोर्ट के जज फ्रीली कोई भी डिसीजन दे सकते हैं। उनको इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि अगर उन्होंने सरकार के अगेंस्ट में कोई डिसीजन दे दिया या किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में कोई डिसीजन दे दिया तो उनका जो टेन्योर है वो उसमें कट किया जा सकता है या उनको अपने पोस्ट से हटाया जा सकता है। उनको इस बात का कोई भी खतरा नहीं है। तो इस वजह से चूंकि उनको अपने टेन्योर का सिक्योरिटी मिला हुआ है, इस वजह से वो इंडिपेंडेंटली और फ्रीली अपना कोई भी जजमेंट देते हैं। उनके सर्विस कंडीशंस भी फिक्स्ड हैं। वो किसी भी प्रकार का अपना डिसीजन दें, उनके सर्विस कंडीशन में कोई भी कमी नहीं की जाएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो भी हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो हाई कोर्ट का एक्सपेंस है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज्ड है। अब ये चार्ज जो वर्ड है इसको हिंदी में कहते हैं भारित। अब इसके बारे में जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ा रहा था, माफ कीजिएगा, मैंने आपको इसके पार्लियामेंट वाले में तो मेंशन किया ही है कि दो टाइप के हमारे कंसोलिडेटेड फंड्स में दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। उसमें एक होता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होने का मतलब ये है कि इसको कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए, यानी हाई कोर्ट के खर्चे को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकालने के लिए वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। यानी कि हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कभी भी उनको ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि उन्होंने कोई डिसीजन दे दिया तो उनकी सैलरीज को रोक लिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। उनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज्ड होते हैं। और चार्ज्ड होने का मतलब है कि उनके खर्चे के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में वोटिंग नहीं की जाएगी। बिना वोटिंग के सारे पैसे आराम से कंसोलिडेटेड फंड से निकाले जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसके बारे में मैंने पिछले अपने कई लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट को सीक्वेंस वाइज नहीं देखा है तो आप उसको सीक्वेंस वाइज देखें। इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। सबसे पहला, आपको लक्ष्मीकांत की क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। दूसरा, कि हर एक पिछले चैप्टर का कुछ ना कुछ रेफरेंस अगले चैप्टर में आता है। तो अपने पिछले चैप्टर के रेफरेंस को समझे बिना आप अगले चैप्टर के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे।
तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस प्लेलिस्ट को सीक्वेंस वाइज देखें, ठीक है। अगला जो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने वाला प्रोविजन है कि हाई कोर्ट के जजेस के किसी भी कंडक्ट को कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया जा सकता, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, कहीं पे भी इनका डिस्कशन नहीं किया जाएगा कि कौन सा जज कैसे काम कर रहा है, किस जज ने ये डिसीजन दिया तो ये डिसीजन सही है गलत है किसके फेवर में, ये पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पे बैन है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे वो किसी दूसरे हाई कोर्ट में जाके काम कर सकते हैं, है ना, अगर उनको किसी दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुलाया है स्पेशली काम करने के लिए, तो जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है तो फिर ये दो एक्सेप्शंस हैं जहां पे उनका काम करना बैन है, अदरवाइज किसी भी हाई कोर्ट के जज को रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करने पे बैन है। अब ये क्यों है, देखिए, ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो भी हाई कोर्ट का जज है वो फ्यूचर फेवर को ध्यान में रखते हुए, जो फ्यूचर फेवर है उसको ध्यान में रखते हुए किसी के भी पक्ष में अपना डिसीजन ना दे, तो इस बात को इंश्योर करता है ये वाला पॉइंट। अगला है कि हाई कोर्ट को अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी पनिश करने का पावर है। अब इससे फायदा क्या है कि इस पनिश करने के पावर के कारण जो हाई कोर्ट है अपने अथॉरिटी को, अपने डिग्निटी को और अपने ऑनर को मेंटेन करता है। अब इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में आगे बताने वाला हूँ कि कंटेम्प्ट के भी अलग अलग टाइप होते हैं। हाई कोर्ट ना सिर्फ अपने लिए अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, बल्कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके कंटेम्प्ट के लिए भी पनिश कर सकता है। तो अभी आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि चूंकि हाई कोर्ट के पास अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का पावर है, तो ये इस बात को इंश्योर करता है कि हाई कोर्ट की डिग्निटी बनी रहे, हाई कोर्ट का ऑनर बना रहे और हाई कोर्ट की अथॉरिटी पे कोई भी आंच ना आए। इस वजह से वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाते हैं, ठीक है। फिर हाई कोर्ट को अपने स्टाफ को अपॉइंट करने का भी फ्रीडम होता है, ये बात भी उनके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करती है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जितना जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का मेंशन है उसमें कोई भी कमी नहीं लाई जा सकती, उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, ना तो पार्लियामेंट के द्वारा ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, कोई भी इसको कर्टेल नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, इसके अलावा भी कई सारे प्रोविजंस है, बट मेनली ये सारे प्रोविजन आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। तो इन सारे प्रोविजंस की वजह से हमारे देश के अंदर जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो फ्रीली काम कर पाते हैं और हमारे देश के अंदर एक रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश कर पाते हैं, है ना। तो आई होप कि इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट वाला जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के पावर्स और जुरिस्डिक्शन के बारे में। अब इस टॉपिक को हम अलग अलग छोटे छोटे सब टॉपिक्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब इस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो वर्ड है इसको मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया है। तो दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप सीक्वेंस में देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है। किसी भी मामले को लेके अगर आप पहली बार में ही हाई कोर्ट जा पाते हैं तो इसी को कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मामले में हैं, कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें कि कोई भी पर्सन या कोई भी अथॉरिटी सीधा सीधा हाई कोर्ट जा सकता है पहली बार में, है ना। तो सबसे पहला ऐसा केस है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट की सुनवाई पहली बार में ही हाई कोर्ट में हो सकती है, ठीक है। दूसरा, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। साथ ही साथ अगर फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना हो तो ये भी हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट ना तो सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव है ना ही हाई कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, बिकॉज जब भी किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो ना तो सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट, ना ही हाई कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, दोनों का ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। जब भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चूंकि इस फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए हमें पहली बार में ही हाई कोर्ट जाने का राइट है, इसलिए ये हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगला पॉइंट जो आपको समझना है कि अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई ऐसा केस है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, तो वो केस भी हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आएगा और हाई कोर्ट उस केस को अपने पास ट्रांसफर करवा लेगा। इसके अलावा 4 ऐसे कोर्ट्स हैं जिसके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, जो कि हायर वैल्यू के केसेस हैं उनमें। अब इन 4 कोर्ट्स में आप देखेंगे, आप एक तो आपका कलकत्ता का है, फिर आपका मद्रास है, फिर आपका एक बॉम्बे है और लास्ट है आपका दिल्ली हाई कोर्ट। तो कुछ ऐसे सिविल मामले होते हैं जो काफ़ी हाई वैल्यू के होते हैं, तो उन सिविल मामलों में आप सीधे सीधे इन चारों हाई कोर्ट्स में से किसी में जा सकते हैं। तो ये 4 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। तो ये एक पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने बात करी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। मैंने आपको बताया ना कि ज्यूरिसडिक्शन और पावर को जो भी हाई कोर्ट का है उसको हम अलग अलग छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से समझेंगे। सभी हमने क्या देखा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब हम देखेंगे हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब सुप्रीम कोर्ट का भी रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो जब हम हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट उसके लिए रिट्स इशू करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट इशू करेगा, है ना। इस तरीके से आप देखेंगे कि हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कंकरेंट में है ना। सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से समझे कि समानांतर है, पैरेलल है। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को इस बात के लिए एम्पावर करता है कि फंडामेंटल राइट के लिए या जो अदर पर्पस है उनके लिए 5 टाइप के रिट्स को इशू करें। अब ये 5 टाइप के रिट्स कौन होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैंने दोस्तों फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में बहुत मेहनत करके और बहुत अच्छे तरीके से इन पांचों रिट्स को समझाया है कि कौन सा रिट्स किसके खिलाफ इशू किया जा सकता है, बहुत सारी बातें बताई हैं। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि मैं जो भी आपसे सवाल पूछता हूँ उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, दूसरी चीज आपको रिट ज्यूरिसडिक्शन में क्या ध्यान में रखनी है कि हाई कोर्ट अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के लिए तो नॉर्मली रिट्स इशू कर ही सकता है, लेकिन वो अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर भी रिट्स इशू कर सकता है अगर कोई भी एक्शन उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हुआ हो, लेकिन वो मामला फिर बाहर चला गया हो। तो चूंकि वो एक्शन उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में हुआ था, इसलिए वो अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर के मामले में भी अपना रिट्स इशू कर सकता है। आप इसको एक एग्जांपल से समझिए कि दिल्ली हाई कोर्ट का अपना एरिया क्या है, अपना टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, दिल्ली है। अब दिल्ली की कोई कंपनी है और उसने हरियाणा में किसी भी पर्सन के साथ गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब इसमें क्या होगा, दिल्ली में जाके कोई एक कानूनी समस्या पैदा हो जाएगी। तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट हरियाणा में उस कंपनी या उस पर्सन के खिलाफ अगर रिट जारी करता है तो ये बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली में है, राइट, बट वो रिट इशू किसके लिए कर रहा है, हरियाणा में के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे ये इसलिए लीगल है, इसलिए वैलिड है, बिकॉज जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसका जो अराइज हुआ है जो प्रॉब्लम, वो आपके दिल्ली हाई कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अराइज हुआ है। इस वजह से वो उसने अपने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के आउटसाइड भी रिट्स को इशू किया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगला आपको ध्यान में रखना है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट का है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वाइड है। क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए ही रिट्स इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्लस बाकी जो अलग 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 जो लीगल राइट्स हैं इन सब के लिए रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, इस वजह से हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन से ज़्यादा वाइडर है। चंद्र कुमार केस 1997 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बनाता है। इस वजह से रिट ज्यूरिसडिक्शन को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से नहीं छीना जा सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में सारे पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। अब इस एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ अगर हम इसको कंपेयर करके पढ़ें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या था, आप याद कीजिए। हमने क्या देखा था, सिविल मैटर्स में, उसके बाद क्रिमिनल मैटर्स में, इसके अलावा आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में देखा था, है ना, और लास्ट में देखा था कि जो स्पेशल लीव का एक प्रोविजन था, स्पेशल लीव,
इस प्रोविजन के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट का एक एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन था। बट हाई कोर्ट का जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो केवल और केवल सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में है। जैसे सिविल मैटर्स में क्या क्या है देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो उस जजमेंट के खिलाफ आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये हो गया सिविल मैटर्स में हाई कोर्ट का एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावा देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऑर्डर या जजमेंट के खिलाफ आप सेकंड अपील भी हाई कोर्ट में कर सकते हैं। बट लेकिन फर्स्ट अपील में जब आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो हाई कोर्ट फैक्ट्स प्लस लॉ इन दोनों को चेक करेगा। लेकिन जब सेकंड अपील में आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो वो केवल और केवल लॉस को चेक करेगा कि वो ढंग से इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं, या किसी लॉ का वायलेशन तो हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो सेकंड अपील और फर्स्ट अपील में थोड़ा सा अंतर ये है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां पे इंट्रा कोर्ट अपील की भी व्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ये इंट्रा कोर्ट अपील क्या होती है। देखिए, इंट्रा कोर्ट अपील का मतलब किसी हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने, है ना, सिंगल जज ने आपका डिसीजन दिया, आप उसी हाई कोर्ट में आप डिवीजन बेंच के पास जाके उस दोबारा से उस मामले की अपील कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं इंट्रा कोर्ट अपील। यानी कि मान लीजिए कि मद्रास हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, तो पहले डिसीजन में सिंगल जज ने अपना डिसीजन दिया था, लेकिन इस सिंगल जज के डिसीजन से आपको लग रहा है कि आप खुश नहीं है, या आपको लग रहा है कि इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, तो आप इसी मद्रास हाई कोर्ट में एक डिवीजन बेंच के पास जाके दोबारा अपील कर सकते हैं। ऐसा प्रोविजन सारे हाई कोर्ट्स में नहीं है, कुछ ही हाई कोर्ट्स में है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है या दूसरे जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके डिसीजंस के खिलाफ भी अगर आपको अपील करना है तो वो आप स्टेट के हाई कोर्ट में करेंगे, और ये जो अपील होगा वो केवल और केवल डिवीजन बेंच के पास ही आप कर सकेंगे। दोस्तों, मैंने अभी आपसे 2 बारी डिवीजन बेंच की चर्चा की, तो डिवीजन बेंच क्या होता है यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में आपको समझाया। देखिए, दरअसल किसी भी कोर्ट में 3 टाइप के बेंचेस होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल जज बेंच, जिसमें एक अकेला जज, सिंगल जज क्या करता है, अपना जजमेंट देता है। जो डिवीजन बेंच होता है ना, उसमें मिनिमम 2 जज तो होते ही हैं, इसके अलावा मैक्सिमम 4 जज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 4 से ज्यादा हो जाएंगे, 5 जज हो जाएंगे, तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कह देंगे। तो ये 3 टाइप के बेंच किसी भी कोर्ट में होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात की कि इनके खिलाफ, इनके डिसीजंस के खिलाफ अगर आपको अपील करना है तो आप स्टेट हाई कोर्ट में करेंगे। अब ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। ट्रिब्यूनल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आगे ट्रिब्यूनल्स का एक पूरा सेपरेट चैप्टर है, वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे मैं बस आपको इतना बता देता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो आर्टिकल 323A में है, और जो अदर ट्रिब्यूनल्स है वो आर्टिकल 323B में है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ट्रिब्यूनल्स को किस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ये दोस्तों हमने एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन देखा था सिविल मामले में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से रिलेटेड एक डिसीजन दिया था जो हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट के पास जो 5 टाइप के रिट्स इशू करने का है राइट, ये 5 टाइप के रिट्स हाई कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन के खिलाफ किसी भी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट जाना है तो उसको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट जाने के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी। ठीक, तो ये हमने दोस्तों देखा सिविल मैटर्स में किस प्रकार का हाई कोर्ट का एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल मैटर्स में हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। देखिए, क्रिमिनल मैटर्स में आप देखेंगे कि अगर किसी भी सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो उसके खिलाफ आप क्रिमिनल मैटर्स में हाई कोर्ट जा सकते हैं। और हाई कोर्ट, और उस कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेशन कोर्ट ने कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट का सजा दिया हो, तभी आप इस केस को लेके हाई कोर्ट में जा पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और यहाँ से आपसे सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। जब भी कोई सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस किसी भी पर्सन को देगी, डेथ सेंटेंस को हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, तो उस डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट से पहले कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद ही उस डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस भी पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया गया हो, उस पर्सन ने भले ही अपील की हो या नहीं की हो, हाई कोर्ट उस मैटर का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा और हाई कोर्ट जब तक उस डेथ सेंटेंस को कंफर्म नहीं करेगा तब तक उस डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कन्विक्टेड पर्सन अपील करे या ना करे, दोनों मामलों में करेगा तो भी हाई कोर्ट अपना कंफर्मेशन देगा, और नहीं करेगा कन्विक्टेड पर्सन अपील तो भी हाई कोर्ट खुद से अपना एक कॉग्निजेंस लेगा और फिर उस डेथ सेंटेंस को कंफर्म करेगा, तभी जाके उसका एग्जीक्यूशन हो पाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने देखा हाई कोर्ट के अलग अलग एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन को देखा हमने, उसके बाद फिर कई अलग अलग टाइप के ज्यूरिसडिक्शन को देखा। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। देखिए, एक स्टेट का हाई कोर्ट जो होता है उस स्टेट का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है। तो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होने के नाते उस स्टेट के अंदर जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं या जितने भी दूसरे कोर्ट्स हैं उन पे एक तरह का सुपरिटेंडेंस होता है हाई कोर्ट का, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि हाई कोर्ट के सुपरिटेंडेंस में जो मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये नहीं आते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी जितने भी अदर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, सेशन कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, या जितने भी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे अदर ट्रिब्यूनल्स हो, वो सारे हाई कोर्ट के सुपरिटेंडेंस में आते हैं। अब आपने देखा कि हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंस किसी भी स्टेट के अंदर काफी ब्रॉड है ना। क्यों ब्रॉड है? क्योंकि ये सारे कोर्ट्स और सारे ट्रिब्यूनल्स तक एक्सटेंड करता है जो भी हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हाई कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में तो सुपरिटेंडेंस करता ही है, साथ ही साथ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस भी करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी दूसरे कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में सही से चल रहा है या नहीं, इस बात की जांच करता है हाई कोर्ट। दूसरा, कोई भी सेशन, कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने जुडिशियल दायरे में रह के, अपने जुडिशियल लिमिट में रह के डिसीजन दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस बात की भी सुपरिटेंडेंस करता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंस ना केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में है बल्कि जुडिशियल मामले में भी है। साथ ही साथ हाई कोर्ट का रिविजनल जुरिस्डिक्शन भी है। अगर कोर्ट्स ने, दूसरे कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल्स ने इन्होंने कोई डिसीजन दे दिया और इस डिसीजन का रिवीजन करना है तो इस रिवीजन करने की पावर भी हाई कोर्ट के पास है। साथ ही साथ किसी भी मामले में जो हाई कोर्ट है अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। तो इस वजह से जो हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अब ब्रॉड होने का ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की अनलिमिटेड अथॉरिटी है अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं उनके ऊपर, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का जो सुपरिटेंडेंस है वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? इसका मतलब है कि जब भी एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन होगा तभी जाके हाई कोर्ट अपना सुपरिटेंडेंस इस्तेमाल करेगी, अपना पावर इस्तेमाल करेगी। मीन्स देखिए, सेशन, हर एक अलग अलग कोर्ट का अपना एक लिमिट होता है, उस लिमिट से बाहर जाके अगर वो कोर्ट अपना डिसीजन देता है तो वहाँ पे हाई कोर्ट की अथॉरिटी आएगी निकल के। फिर अगर कोई कोर्ट नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर रहा है तो फिर वो माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगी और हाई कोर्ट फिर उस पर अपना अथॉरिटी जमाएगा या अपना जो भी सुपरिटेंडेंस है वो करेगा। इसके अलावा अगर किसी कानून का गलत इस्तेमाल किया गया हो या किसी कानून का गलत इंटरप्रिटेशन करके कोई डिसीजन दिया गया हो किसी हाई कोर्ट के अंदर दूसरे कोर्ट के द्वारा, है ना, तो फिर उस मामले में भी जो हाई कोर्ट की अथॉरिटी है वो निकल के आती है। इसके अलावा किसी इंफीरियर कोर्ट ने या दूसरे हाई कोर्ट के नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपने सुपीरियर कोर्ट को डिसरिगार्ड किया हो, ठीक है, या सुप्रीम सुप्रीम माफ कीजिएगा, या सुपीरियर कोर्ट के किसी डिसीजन को उसकी बेइज्जती की हो या उसको नज़रअंदाज किया हो, है ना, तो ऐसे केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी अथॉरिटी बनाएगा। या फिर मैनिफेस्ट इनजस्टिस के केस में, मैनिफेस्ट इनजस्टिस का केस मतलब ऐसा मामला जहां पे साफ साफ पता चल रहा है कि गलत हुआ है, तो इन पांचों केसेस में ही हाई कोर्ट की अपनी अथॉरिटी है। हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और दूसरे ट्रिब्यूनल्स के ऊपर है वो अनलिमिटेड नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये दोस्तों हमने जुडिशियल सुपरिटेंडेंस की पावर देखी हाई कोर्ट की। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल के बारे में। देखिए, ये कंट्रोल 3-4 पॉइंट्स के माध्यम से हम समझेंगे। कैसे? कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है जब भी डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमोशन करती है, डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्टिंग करती है, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करती है, इन सब मामले में हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है।
और जब जुडिशियल सर्विस के मेंबर्स को भी अपॉइंट करती है तो भी वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करती है। ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट के अंदर भी जुडिशियल सर्विस के एग्जाम होते हैं, तो इस एग्जामिनेशन में कौन कौन से पर्सन चुन के आएंगे, उनके क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, जुडिशियल सर्विस के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, इन सब मामलों में हाई कोर्ट से गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कंसल्ट करती है। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी जुडिशियल सर्विस के मेंबर है ना, उनके डिसिप्लिन से रिलेटेड मैटर हो, उनके पोस्टिंग से, उनके प्रमोशन से या उनके ट्रांसफर से रिलेटेड मैटर हो, इन सब से हाई कोर्ट डील करता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सबॉर्डिनेट केस में, सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग है जिसमें कि एक ऐसा सवाल है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस को हाई कोर्ट विड्रॉ करके खुद से उस केस का डिसीजन दे सकता है। इस बात की पावर हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि हाई कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है या हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है या हाई कोर्ट ने कोई लॉ बनाया है, तो वो लॉ उस हाई कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं उन सब पे बाइंडिंग होता है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पूरे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं, उसी तरह से हाई कोर्ट का डिसीजन उस हाई कोर्ट में, उस हाई कोर्ट के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में, या सिंपली कहें तो उस स्टेट के अंदर, जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है, उस स्टेट के जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर उस स्टेट के हाई कोर्ट का डिसीजन, उस स्टेट के हाई कोर्ट का एक्ट या लॉ सारे बाइंडिंग होता है। तो ये दोस्तों सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट का कंट्रोल था। अब हम देखते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते हाई कोर्ट के क्या क्या पावर है। तो देखिए, चूंकि हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसके नाते हाई कोर्ट के पास दो पावर है। सबसे पहला कि हाई कोर्ट के दो जो भी जजमेंट्स होते हैं, हाई कोर्ट के जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं या हाई कोर्ट के जो भी एक्ट्स हैं, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। किस लिए? टेस्टिमनी के लिए, परपेचुअल मेमोरी के लिए। और ये सारे रिकॉर्ड्स एक लीगल रेफरेंस की तरह रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं, और इनको लीगल प्रेसिडेंट्स मिला होता है ना। आप देखेंगे कि अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई भी मामला उभर के आता है तो वहां पे ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है या फिर हाई कोर्ट का कोई एक्ट है, ये सारे एक लीगल रेफरेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, इनको कानून का दर्जा मिला होता है। तो ये पहला पावर था। दूसरा पावर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते हाई कोर्ट का ये है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए या अपने बेइज्जती के लिए या अपने अवमानना के लिए किसी को भी पनिश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो पावर्स हाई कोर्ट को अपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते मिला हुआ है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई भी करता है हाई कोर्ट का तो वो उसको पनिश करेगा। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाम का जो ये फ्रेज है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं डिफाइन किया है। इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971 में डिफाइन किया गया है। इस एक्ट में दो तरीके के कंटेम्प्ट बताए गए हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है, नॉर्मली आप देखेंगे कि अगर आप कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को डिसओबे करते हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं, तो इसको सिविल कंटेम्प्ट में रखा जाता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अगर कोई डिसरप्शन लाते हैं, है ना, या फिर कोई ऐसी भ्रामक जानकारी आप फैला रहे हैं जिससे कि जुडिशरी के डिग्निटी को ठेस पहुंच रही है, तो ये सारे क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, बल्कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट्स ऑफ 1971 में डिफाइंड है। फिर हाई कोर्ट के पास ना केवल अपने कंटेम्प्ट के लिए बल्कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के कंटेम्प्ट के लिए भी पनिश करने का पावर है। सेम हमने सुप्रीम कोर्ट वाले में देखा था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट आईपीसी, जिसको अभी वर्तमान में हम भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, इसके अंडर अगर पनिशेबल है तो उस मामले में हाई कोर्ट कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ठीक है, नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया कि हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए भी पनिश कर सकता है अगर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है तो। लेकिन अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता इसके तहत पनिशेबल है तो उसमें हाई कोर्ट कोई भी अपना कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कोई भी संज्ञान नहीं लेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी रखना है कि हाई कोर्ट चूंकि एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसके नाते उसको अपने खुद के डिसीजंस को, अपने खुद के जजमेंट्स को रिव्यू करने का और करेक्ट करने का पावर मिला हुआ है। हालांकि आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिव्यू करने की जो पावर है वो हाई कोर्ट को स्पेसिफिकली नहीं दी गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, सॉरी,
माफ कीजिएगा, अपने ओन डिसीजंस को रिव्यू करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया। बट हाई कोर्ट के केस में कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा है, बल्कि ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है हाई कोर्ट, उसके नाते हाई कोर्ट को अपने डिसीजंस को रिव्यू करने का और अपने डिसीजंस को करेक्ट करने का पावर है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर क्या है। ये तो हमने देखा कि हाई कोर्ट का जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते क्या पावर था, है ना। अब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का क्या पावर है। अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है किसी भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट का या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना। अब ये लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। तो हाई कोर्ट भी किसी भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, इन दोनों को एग्जामिन कर सकती है कि वो ये दोनों लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसी पावर को हम हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर कहते हैं। आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू नाम का फ्रेज यूज नहीं किया गया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 13, जिसको मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में बताया था, और आर्टिकल 226 जिसके बारे में इसी चैप्टर में मैंने आपसे चर्चा की है, वो एक्सप्लिसिटली आप देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू के पावर को हाई कोर्ट को देते हैं। तो हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के इन 2 आर्टिकल से मिलता है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू फ्रेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जुडिशियल रिव्यू 3 ग्राउंड्स पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अगर फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो तब, या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी ने कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया हो या लॉ बना दिया गया हो जो उसके अपने कंपीटेंस में नहीं आता हो, यानी किसी कानून को बनाने की शक्ति अगर किसी अथॉरिटी के पास नहीं है और उसके बावजूद उसने एक कानून बना दिया हो, तो ऐसे केसेस में जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। और तीसरा, कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रिपग्नेंट कोई भी एक्ट हो या कोई ऑर्डर हो, रिपग्नेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर हो या कोई भी लॉ हो, तो फिर वहां पे जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। तो इन 3 केसेस में आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। आप देखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में जब हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है हाई कोर्ट का, उसको कट कर दिया गया था। लेकिन 43rd अमेंडमेंट जो कि 1977 में आया था, उसने दोबारा से इस ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर दिया, यानी कि हाई कोर्ट को दोबारा से जुडिशियल रिव्यू का पावर दे दिया। तो ये दोस्तों, ये सारी ज़रूरी बातें हमारे इस पूरे हाई कोर्ट के चैप्टर में थी, और अब जाके ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इस सेशन से आपको बहुत सारी बातें पता चली होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई हैं जो आपके इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। आप में से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और इस लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट को मैं बहुत ही जल्दी पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो मैं बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।